हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटो क्लासेस। आइए देखते हैं पॉलिटी का इम्पॉर्टेंट चैप्टर, और यहाँ से आपको हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आपको मिलेगा। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, या आप बोल सकते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब एग्जाम में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मूल अधिकार मौलिक अधिकार क्या अलग अलग है। नहीं, मूल अधिकार मौलिक अधिकार एक ही हैं, और इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है आप लोगों के एग्जाम में, वो पूछ देता है मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। जब मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य पूछता है तो एग्जाम में डाउट होता है, तो वो अलग चीज़ है और यह अलग चीज़ है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ये फंडामेंटल राइट है, यानी यह आपका मौलिक अधिकार है। अगर ना क्लियर हो तो आप इंग्लिश का पोर्शन देख के आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो कभी भी एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए अब इसमें देखते हैं कि मूल अधिकार का हमारा वर्णन कहाँ पे मिलता है। तो मूल अधिकार का वर्णन आपको मिलेगा भाग 3 में, और किस अनुच्छेद से 12 से 35। और टोटल मूल अधिकार वर्तमान में हमारे कितने हैं? तो 6 में। मैंने वर्ड किया वर्तमान। तो क्या जब मूल संविधान हमारा लागू हुआ तो कुल कितने मौलिक अधिकार थे या मूल अधिकार थे? तो कितने थे? 7 थे, जिनकी संख्या कितनी थी? 7। और जो 7 थे उनमें से एक को क्या किया गया? समाप्त किया गया। किस अमेंडमेंट के द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर 301 के तहत विधिक अधिकार बनाया गया। क्या बनाया गया? विधिक अधिकार। ये हमेशा ध्यान देने वाली बात रहेगी, ये विधिक अधिकार है, यानी कानूनी अधिकार है। इस प्रकार वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी हो गई है? 6। कितनी है? 6। अगर यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर कभी भी एग्जामिनर पूछेगा तो अगर पूछे कि वर्तमान कितने हैं तो 6, और जब संविधान लागू हुआ तो कुल कितने थे? तो 7। भाग क्या हो जाएगा? 3। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक। मूल अधिकारों का संरक्षक या रक्षक किसे कहा गया है? तो सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट में, मूल अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं? निलंबित कर सकते हैं, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप पीसीएस के एग्जाम में बैठेंगे तो आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस मिलने के मिलेंगे। देखिए, भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग संविधान विधेयक 8095 में की गई थी। मूल अधिकारों की मांग में एनी बेसेंट थी, मोतीलाल नेहरू थे, तेजप्रताप सिप्रू थे, आदि लोगों ने क्या किया था? डिमांड किया था। मूल अधिकार वाद योग्य है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। मूल अधिकार क्या है? वाद योग्य है, अर्थात मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। अभी हम लोग मौलिक कर्तव्य जब देखेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आप उसके लिए न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहीं पे फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के रक्षा के लिए आप क्या कर सकते हैं? न्यायालय की शरण ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राज्य द्वारा बनाई गई कोई विधि यदि मौलिक अधिकारों को छीनती या कम करती हो तो न्यायालय उसे क्या करेगा? अवैध घोषित कर देगा। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो इसे नोट करके चलिएगा आप लोग कि अगर राज्य सरकार, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश या कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी राज्य सरकार, और इस प्रकार का कोई मौलिक अधिकार बनाती है जिससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो उसे क्या किया जाएगा? न्यायालय उसे अवैध घोषित कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। न्यायिक पूर्वावलोकन संविधान पर आधारभूत ढांचा है तथा इसे संविधान संशोधन द्वारा निश्चित नहीं किया जा सकता। आधारभूत ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, यानी एक ऐसे समझिए आप सिंपल सा कि आप किसी घर में रहते हैं तो आप उसका एक बेसिक फंडामेंटल है, उस बेस को आप क्या करेंगे? नहीं तोड़ सकते। अगर उस बेस को तोड़िएगा या बेस को निकालिएगा तो आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग क्या हो गई? समाप्त हो जाएगी। ठीक इसी तरह इसे कहा गया है न्यायालय के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग।
अब देखिए, देखते हैं हम लोग वर्तमान समय में कितने हैं। 6 मूल अधिकारों की हम लोग बात कर रहे थे वर्तमान समय में, तो उनके बारे में देखते हैं। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक लेके है? 14 से लेके 18 तक। स्वतंत्रता का 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धर्म के स्वतंत्रता अधिकार 25 से 28। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार जो हैं 29, 30। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो क्या है? 32 से लेके 35 के बीच में। अब यहाँ पे देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इतना याद करके जाते हैं, यानी आप इतना पोर्शन अगर आप एग्जाम में याद करके जाते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो IAS हो, चाहे वो PCS हो, अभी चाहे आप पेट का एग्ज़ाम दे के आए हैं, या आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, किसी भी स्टेट का या नेशनल लेवल का या स्टेट लेवल पे कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, तो आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। इवन IAS में भी आपको यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से याद कीजिएगा और तब एग्जाम में जाइएगा। इसके बारे में आगे हम लोग और वर्णन देखेंगे। आइए देखते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है, इसी कारण अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। मौलिक अधिकार क्या है? राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है, यानी राज्य, इसका मतलब ये है कि राज्य इस पे क्या कर सकता है? इसे समाप्त नहीं कर सकता है। यानी ये आपको एक तरह से राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। 12 नंबर जो आपका अनुच्छेद है। संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायिक पूर्वावलोकन के सिद्धांत को क्या करता है? जन्म देता है। यानी अगर कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसका न्यायिक पूर्वावलोकन करने का क्या करेगा? आपको न्यायालय पूर्वावलोकन करेगा, और अगर वह मौलिक अधिकारों का हनन करता है वो कानून, तो उसे क्या करेगा? उसे निरस्त कर देगा। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही। चलिए देखते हैं हम लोग 14 से 18 समानता का अधिकार। अब इससे एक एक पॉइंट देखेंगे हम लोग और अच्छे से इसे समझेंगे। चलिए तो देखते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समझ, समता और विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान करता है। तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों पर समान विधि लागू होगा। यानी कानून की नज़र में सभी लोग क्या होंगे? बराबर होंगे। कोई बड़ा या कोई छोटा कानून की नज़र से नहीं होगा। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कितना भी बड़ा धनी हो, चाहे वो कितना बड़ा गरीब हो, कानून सभी के लिए क्या होगा? समान होगा। याद रखिएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में मानवाधिकार घोषणा पत्र का अनुसरण किया गया है। इसमें नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत निहित है। देखते हैं आप 15 नंबर अनुच्छेद 15। राज्य को केवल धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान या उसमें से किसी के आधार पर विभेद करने का प्रतिषेध करता है। इस पर इन आधारों को किसी अन्य आधार के साथ मिलाकर प्रतिषेध किया जा सकता है, वो बात अलग हो जाएगी। लेकिन कभी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पे आपको क्या करना है? भेद नहीं करना है। जैसे कई बार आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि महाराष्ट्र बोलते हैं कि नहीं, बिहार के लोगों को नहीं आने दिया जाता है, उत्तर प्रदेश के लोग बोलते हैं कि यहाँ के नहीं आने दिया जाता है, या राजस्थान के लोग बोलते हैं ये ऐसे नहीं होना चाहिए। इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, इससे क्या करता है? यह रोक लगाता है कि यानी आप किसी के साथ क्या करेंगे? विभेद नहीं करेंगे जाति, धर्म, लिंग के आधार पे कि वो कहाँ का निवासी है, किस धर्म का है, किस मूल वंश का है। इस तरह से आपको क्या करना है? भेद नहीं करना है। अब देखते हैं अनुच्छेद 15 के 3 में जो भाग है लिखा क्या है इसमें? स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध को क्या है? मान्यता प्रदान करता है। और देखिए 15(5) में 93वां संविधान अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को शिक्षक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। यानी जो लोग पिछड़ गए हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनको पढ़ने के लिए क्या करता है? यह व्यवस्था करता है। इसलिए आपको यह आर्टिकल याद रखना है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप RO या RO PCS के एग्जाम में बैठते हैं तो इस तरह की चीज़ें जोड़ के आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, जो अनुच्छेद हमारा 16 क्या कहता है? सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी नियोजन में अवसर की समानता की गारंटी देता है। जैसे जॉब में, जॉब की अपॉर्चुनिटी में क्या होगा? सभी को समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत को समाप्त करना। इस अनुच्छेद पर महात्मा गांधी के विचारों को भी स्पष्ट
छाप है। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछे कि अस्पृश्यता के अंत पे किसकी सबसे ज़्यादा छाप पड़ी है, तो आप क्या कहोगे? महात्मा गांधी जी का, यानी छुआछूत। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट्स हैं। अब मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस उसको बता दे रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन और आपको ये आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन दोनों को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19(1) में भारत में सभी नागरिकों को वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। विभिन्न न्यायिक निर्णयों द्वारा इसके अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों को मूल अधिकार माना गया है। देखते हैं किसको मूल अधिकार माना गया है। अनुच्छेद 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। वाक की स्वतंत्रता अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जबकि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता भारतीय संविधान की अपनी मौलिक व विशिष्ट व्यवस्था है। याद रखिएगा। इमैनुअल बनाम केरल जो राज्य था, वाद के अनुसार मौन रहने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। कई बार देखते होंगे कि लोग बोलते हैं कि भैया हम मौन धारण कर लिए हैं या मौन रख के अनशन करेंगे, तो इस तरह की भी चीज़ें क्या हमारे मौलिक अधिकार में शामिल हैं। गैर वाणिज्यिक विज्ञापन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक भाग है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 क में अंतर्निहित है, इसलिए ये कई बार लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पर इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया हुआ है कि जो स्वतंत्रता है यानी प्रेस ऑफ फ्रीडम की बात की जाती है, तो किस में निहित है? तो 19(1) में, यानी वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या किया गया है? उसे शामिल किया गया है। इसलिए कभी भी आप एग्जाम में कन्फ्यूज मत होइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19(1)(6) के अधीन फुटपाथ पर व्यापार करना न्यायालय द्वारा मूल अधिकार निर्धारित किया गया। देखते होंगे फुटपाथ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं? व्यवसाय करते हैं, तो उसको क्या किया गया है? किसके द्वारा? न्यायालय द्वारा मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया। किसी व्यक्ति का टेलीफोन टेप करना क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की विधि क्या है? उसके स्वतंत्रता का हनन है। जैसे आपने अभी पेगासस के बारे में हमने सुना होगा कि किसी के मोबाइल में आया तो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, तो क्या है? गलत है, क्योंकि वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप क्या करता है? इस तरह की चीज़ें रोक लगाती हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आपका अधिकार है। विज्ञापन की स्वतंत्रता है। अब ये नहीं विज्ञापन में कुछ भी आप किया कीजिए, मतलब सोच समझ के विज्ञापन देना चाहिए, क्योंकि विज्ञापन बहुत सारे लोगों तक पहुँचता है। मतदाता को सूचना का अधिकार है। उम्मीदवारों के औपचारिक रिकॉर्ड, शैक्षिक योग्यता आदि का। चुप रहने का अधिकार है, आप चुप रह सकते हैं। नोटा का अधिकार है। भाषण का अधिकार है। फैशन का अधिकार है। अब भाषण का मतलब ये नहीं कि आप किसी को गाली दीजिए, मतलब गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। यानी जहां आपकी स्वतंत्रता खत्म होती है, वहीं से किसी दूसरे की स्वतंत्रता भी शुरू हो जाती है। यानी आपको अपनी वाक्य बोलने में इस चीज़ों का हमेशा मर्यादा का क्या करना, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है और नागरिकों को नहीं, यानी विदेशियों को ये अधिकार नहीं प्राप्त है। यह सभी व्यक्तियों को ये अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इतने सारे यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था। शिक्षा का अधिकार, तो ये किस में है? 21 क में। कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज थे, तो ये याद रखिएगा। आपने अभी पेट का एग्जाम, यूपीटी प्रोसेस की एग्जाम दिया होगा, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिला होगा, तो इसी का ध्यान रखिएगा। ये हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। न्यायालय ने निःशुल्क विधिक सहायता, यानी विधि जो सहायता होती है, विविध प्रकार की सहायता को नैतिक न्याय का एक अंग माना और इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया है। विदेश भ्रमण का अधिकार 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार निर्धारित किया गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। अनुच्छेद 21 को यही आपसे एग्जाम में डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया था। आपात उद्घोषणा के दौरान, यानी जब इमरजेंसी लगती है तब 20 अनुच्छेद 20 अपराधों के दोषी के संबंध में संरक्षण तथा 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण द्वारा प्रदत्त अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत जो गिरफ्तार व्यक्ति होता है, शत्रु देश के नागरिकों को अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी और निषेध से क्या है, संरक्षण प्रदान नहीं है। यानी अगर कोई व्यक्ति अगर युद्ध के दौरान अगर भारत में आता है तो वो बोलता है कि उसे संरक्षण दिया जाए या उसे दोष सिद्धि के संबंध में उसे, तो इस प्रकार को उसे अधिकार नहीं, यानी 20 और 21 उसके ऊपर लागू नहीं होगा।
आइए आगे बढ़ते, इतनी बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक एक लाइन आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में 100% मदद करेगा। अगर आप जूनियर एडेड, यूपीटीपीएससी या एसआई का पेपर या आरओ या पीसीएस एग्जाम, कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो ये आपके हर एग्जाम में आपकी क्या करेगा, ये मदद करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 हम लोगों ने पढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं, मानव व्यवहार और बालता श्रम का निषेध, यानी किसी भी व्यक्ति को आप क्या उसके साथ मानव व्यवहार नहीं करेंगे और उसको बलपूर्वक श्रम के लिए क्या करेंगे, नहीं लागू करेंगे। जहाँ पे उसको श्रम न करना हो तो आप उसे ज़बरदस्ती श्रम के लिए उसको काम नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट 24 नंबर कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने आदि में नियोजन पर प्रतिषेध है। जैसे आप मॉल या किसी कॉम्प्लेक्स में जाते होंगे अच्छी जगहों पे, तो वहाँ लिखा होता है चाइल्ड प्रोहिबिटेड एरिया, यानी वहाँ पे बच्चे काम नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए अभी हम लोगों ने 21 का में पढ़ा, बच्चों को क्या करना है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को प्राइमरी शिक्षा देनी है। तो जब आप 6 वर्ष लेकर 14 वर्ष के बच्चों को प्राइमरी शिक्षा दे रहे हैं तो आप उसे कल कारखानों में या किसी जगह पे काम पे आप उसे नहीं लगा सकते। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। ये कई जगह अगर आप कोई व्यवसाय या बिजनेस करते हैं तो इस बात को भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो चीज़ें सील कर दी जाएंगी अगर कोई कंप्लेन कर दे तो। आइए आगे देखते हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 और 28। धर्म के प्रचार स्वतंत्रता में बालक धर्म परिवर्तन निहित नहीं है, यानी बल के द्वारा जो धर्म परिवर्तन कराया जाता है वह निहित नहीं है, वो गलत है। और उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य सरकारों ने क्या किया है, धर्म परिवर्तन से रिलेटेड बहुत सारे कानून भी बने हैं। इसलिए आने वाले एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा ध्यान देखिएगा कि कहीं यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में न पूछ लिया जाए। तो यह इंपॉर्टेंट मान के चलिए, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी इस पर कानून बनाया है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है, किंतु निर्जातीय अल्पसंख्यकों को नहीं करता है, ये ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट 25 और 26 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, पर राज्य धार्मिक आचरण से संबंधित लौकिक क्रियाओं को विनिमय कर सकता है, यानी राज्य कर सकता है लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का क्या है, अधिकार प्राप्त है। लेकिन ये याद रखिएगा, राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता है, इस बात को हमेशा याद रखना है। अगर किसी भी पॉइंट में अगर ऑप्शन में आपको लिखता है कि राज्य का क्या धर्म हो सकता है, तो राज्य का कोई धर्म नहीं हो सकता है। राज्य धार्मिक आचरण संबंधी लौकिक क्रियाओं में विनियम कर सकता है। विनियम मीन्स कानून बना सकता है, उसके कैसे करना है उसके लिए कुछ नियम बना सकता है, उसके लिए कुछ शर्तें तय कर सकता है। लेकिन ये नहीं कि राज्य सरकार बोल दे कि हमारा कोई एक ये धर्म है, हम सिर्फ इसी धर्म को मानते हैं, ठीक है। क्योंकि भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो आप अगर आपने प्रियम्बल पढ़ा होगा अगर अच्छे से, तो आपको वहीं से पता चल जाएगा। प्रियम्बल में साहब का भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी राज्य का यानी भारत सरकार का या किसी भी राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता है। इस बात को अच्छे से आप जान लीजिए, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछ देता है, और आप अगर न्यूज़ पढ़े होंगे या पेपर पढ़ते होंगे, कोई लोकल न्यूज़ या कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको लगेगा अरे हाँ चलो राज्य का भी धर्म होता है, क्योंकि राज्य तो संरक्षण करता है ये इस धर्म का। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। राज्य का कोई धर्म नहीं करता है, ये बात याद रखिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लोक स्वास्थ्य सदाचार और स्वास्थ्य के प्रतिबंध के अधीन है, ठीक है। देखिए 27 धार्मिक प्रयोजनों के लिए करारोपण का प्रतिषेध करता है, परंतु फीस लगाने का नहीं। करारोपण यानी धर्म के ऊपर कर नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन फीस लगाया जा सकता है। अब फीस लगाने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि किसी भूमि पे हो रहा है और वो गवर्नमेंट की भूमि, तो गवर्नमेंट उससे बोलेगी भैया ऐसा है कि आप क्या करो 5,000 रुपया फीस दे दो, ठीक है। ये करेगी यानी फीस लगा देगी। करारोपण नहीं कि कर आप इसके लिए कर रहे हैं तो आप वो दीजिए, पैसा दीजिए, करारोपण नहीं कर सकती। जैसे मान लीजिए पंडाल कहीं लग रहा है या रामलीला का कहीं उद्घाटन हो रहा है या मुसलमानों कोई फेस्टिवल कहीं पे मनाया जा रहा है, तो उसके ऊपर वो क्या करेगी, फीस लगाएगी, ना कि उसके ऊपर करारोपण करेगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 28 द्वारा राजकीय शिक्षण संस्थाओं शिक्षक को प्रतिसिद्ध किया गया है कि वह प्रतिषेध नैतिक शिक्षा या धर्म के शैक्षिक अध्ययन पर लागू नहीं है। यानी ये जो शिक्षण संस्थाएं होती है ये किसी धर्म को प्रमोट या उसे लागू नहीं कर सकती हैं कि आप केवल इसी धर्म के लोग ही उस शिक्षण संस्था में एजुकेशन लेंगे या पढ़ेंगे या लिखेंगे, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं, थोड़ा उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। यहाँ से आर्टिकल पूछने के चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि क्या राज्य का कोई धर्म है, तो राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये अच्छे से आप याद रखिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 29 और 30 देखिए, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। यानी कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
कुछ अलग लैंग्वेज में लिखते हैं। जैसे हम लोग मान लो देवनागरी लिखते हैं, कोई उर्दू लिखता है, कोई संस्कृत लिखता है, कोई हो सकता है कि उड़िया में लिखता है, कोई कन्नड़ में, कोई मलयालम में। तो बहुत सारी भाषाओं को, यानी कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो धीरे धीरे विलुप्त के कगार पे हैं, लेकिन अगर उनको कोई सहेजना चाहता है, उसी भाषा में लिखना चाहता है, उस अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहता है, तो हम उसका क्या करेंगे, उसको संरक्षण है, उसका अधिकार उसको प्राप्त है, वो कर सकता है वो व्यक्ति। ठीक है, आइए देखते हैं अनुच्छेद 3। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना संचालन का अधिकार प्रदान करता है, पर उसमें कुप्रबंध का अधिकार शामिल नहीं है। यानी कुप्रबंध यानी आप उसमें ये नहीं कि कुछ भी आप गलत तरीके से कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं या गलत चीज़ों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो आपको उस पर रोक लगाया गया है, लेकिन वो अपने तरह के किसी शिक्षण संस्थाओं को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे डाउट होता है कि अरे क्यों कर लेंगे, वो कोई दूसरा क्यों नहीं कर सकता है अल्पसंख्यकों को, क्या अल्पसंख्यक ही केवल उसमें पढ़ें। देखिए होता क्या, अल्पसंख्यक जैसे मान लीजिए आप अगर नॉर्मल अगर स्टेट यूनिवर्सिटी या किसी बड़े यूनिवर्सिटी में देखिए तो वहाँ नॉर्मल लोग आराम से ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन वही कुछ अल्पसंख्यक, कुछ ऐसे एरिया हैं, कुछ ऐसी जनजातियाँ हैं जो वहाँ पर पढ़ती हैं जिनको 10 तक का पढ़ा नहीं याद है, जिनको नॉर्मल चीज़ें ही नहीं पता है कि ये चीज़ होता क्या है, कि भारत है तो क्या है, ये राज्य है तो है क्या है, ये मुख्यमंत्री क्या होता है, उसे कुछ पता ही नहीं है। तो आप उससे कंपेयर आप अपना नहीं कर सकते। तो इस तरह की कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई जाती हैं जहाँ पर उनको उनका डेवलपमेंट हो सके, उनका विकास हो सके, और वो धीरे धीरे करके उन अल्पसंख्यकों को क्या किया जाता है, विकास होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं 32 से लेके 35 तक। देखिए उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों के परिवर्तन करने के लिए आवश्यक निर्देश, आदेश या रीट जारी कर सकता है। यानी मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्या कर सकता है, ये रीट जारी कर सकते हैं या निर्देश या आदेश जारी कर सकता है। टोटल रीटों की संख्या जो है इसको बोलते हैं रीट्स। ठीक है, अधिकार के लिए जो उच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार के रीट क्या क्या निकाला जाता है। यहाँ पर उच्चतम कर लीजिएगा, यहाँ पर गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट होगा, टाइपराइटर की मिस्टेक है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरह के 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, और एक 5वां नंबर का है आपका उत्प्रेषण। ठीक है, 5वां क्या हो जाएगा, उत्प्रेषण। याद रखिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 5th नंबर उत्प्रेषण है। ठीक है, इतनी 5 बातें आपको इसमें याद रखनी है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। मूल अधिकारों का परिवर्तन करने का अधिकार न होकर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत स्वयं एक मूल अधिकार है। न्यायालय के अनुसार संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान के मूलभूत संरचना का लक्ष्य है। इसे संवैधानिक संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की क्या कहा है, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा भी कहा है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है, तो आपको कई बार उसमें दे दिया जाता है 32, 34, 38 इस तरीके से, या 19 को कई बार तो 19 शामिल कर दिया जाता है। लोग समझते हैं हाँ फंडामेंटल राइट को ही किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। किसको किया गया है, तो 32 को कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, 5 रीट जारी करता है, और इन 5 रीट के बारे में मैं बाद में इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि इन 5 रीट से ये जान जाइए कि आप अगर पीसीएस में आरओ, हाईकोर्ट आरओ, या आप यूपीटीपीएससी लेखपाल किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठेंगे तो इन 5 रीट से एक के बारे में जरूर पूछा जाता है। और अक्सर इसमें ये नहीं समझ आता है कौन बंदी प्रत्यक्षीकरण लगाएं, कि परमादेश लगाएं, कि प्रतिषेध लगाएं, कि अधिकार परीक्षा, कि उत्प्रेषण। ठीक है, यानी इन 5 के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको विद एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा, इसे संविधान की आत्मा कहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कुछ और इसके बारे में जो संविधान। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं कुछ वर्णन करूँगा अपवादों के बारे में। कुछ ऐसे अपवाद हैं जिनको मैं यहाँ पे वर्णन कर रहा हूँ। देखिए आप कहीं भी आप पॉलिटी पढ़ लीजिए, आपको इतना एक्सप्लेनेशन के साथ अभी नहीं पढ़ाया जाएगा। अभी इसका भी हमारा जो पेड बैच चलेगा तो उसमें भी आपको इससे भी अच्छे कंटेंट और इससे भी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन इतना जानिए, अगर आप इतना अच्छे से पढ़ते हैं तो इसी में ही आपके सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। चाहे PCS का ले लीजिए, चाहे IAS तक का ले लीजिए, चाहे आरओ लेखपाल किसी का भी, तो आप इसे अच्छे से समझते हुए देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को निलंबन करने की शक्ति किसके पास है। अगर कहा जाए कि मौलिक अधिकारों को निलंबन करने की शक्ति किसके पास है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के पास है। यहाँ पे कई बार दे देता है प्रधानमंत्री,
कभी भी प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति के पास यह शक्ति नहीं है। और राष्ट्रपति उसमें से भी 20 और 21, 20 और 21 को क्या करेगा, नहीं हटा सकता है, यानी 20 और 21 को नहीं समाप्त कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है आपको एग्जाम हॉल में। विधि के समान संरक्षण का अर्थ क्या होता है? समान प्रशिक्षण पर व्यक्तियों की प्रकृति, परिस्थिति और योग्यता के आधार पर युक्त विभेद किया जा सकता है। ठीक है, विधि के समान संरक्षण का अर्थ है। ठीक है, अनुच्छेद 39 घ को अनुच्छेद 14 और 16 के साथ मिलाकर पढ़ने से सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का मूल अधिकार बनाया गया। कहा जाता है ना कि भैया पुरुषों को ज़्यादा वेतन दिया जाता है, महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। तो ये कहाँ से आता है? ये जब आर्टिकल 39 अगर आपके एग्जाम में दे दे तो आपको आर्टिकल 39 करके आ जाना है, आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि जब आप 16 और 14 को जब मिलाकर पढ़ेंगे तो यहीं पर आ जाता है समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, होता है ना कि एक आदमी का वहीं पे एक फीमेल काम कर रही है, वहीं पे एक मेल काम करता है, मेल को ज़्यादा पेमेंट दी जाती है, फीमेल को कम पेमेंट दी जाती है। और भारत में तो वैसे भी लिंग असमानता पर जो इंडेक्स बनाया गया था तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस था, यानी पुरुषों को ज़्यादा सैलरी दी जाती है उसी काम के लिए और महिलाओं को कम सैलरी दी जाती है। तो एक तरह से ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार न होकर क्या हो गया है, 300 में चला गया। एक के तहत क्या बन गया, विधिक अधिकार बन गया है। ठीक है, अब ये नहीं कर सकते भैया ये मेरा इतनी संपत्ति है मैं इस पर टैक्स नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कानूनी अधिकार है। राज्य की सुरक्षा के लिए अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी राज्य क्या कर सकता है, आपकी सुरक्षा के लिए कुछ प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण न्यायिक रीट है जिसे अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा था कि अधीनस्थ न्यायालय के लिए कौन से रीट जारी किए जाते हैं। तो 2 रीट हैं, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ये क्या होते हैं, ये अधीनस्थ न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट अपने निचले न्याय कोर्ट यानी हाई कोर्ट को क्या करता है, जारी करता है। 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) ग में मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सहकारी समितियाँ कई बार पूछी जाती हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 97वां संविधान संशोधन विधेयक 2011 समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। ऐसा देश में सहकारी आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। ठीक है, 2011 में आया था। याद रखिए 97 किससे संबंधित है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ी जल्दी में, बट आप अच्छे से समझिए, 1-2 बार वीडियो देखेंगे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। सूचना का अधिकार संबंधी विधेयक को 2005 से कानून दिया जा चुका है, पर इसे मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान नहीं, यानी जो राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको ये फंडामेंटल राइट नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 19(1) के अंतर्गत सूचना का अधिकार को मौलिक अधिकार माना, सुप्रीम कोर्ट माना है, लेकिन यह शामिल नहीं है। ये बात को याद रखिएगा, सिर्फ न्यायालय ने कहा, लेकिन अभी ये वर्णित नहीं है। परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्ति के समान व्यवहार है, न कि असमान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्ति के समान व्यवहार। विधि के समझ, समता और विधि के सम्मान की बात कही गई है, यानी राइट इन्फॉर्मेशन। आप क्या करते हैं, RTI डालते हैं कि भैया हमारे यहाँ रोड का चौड़ीकरण के होगा कि नहीं होगा, इसके लिए कितना पैसा आवंटित होगा, ये सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, रेट में पूछते हैं। यानी सरकार से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो सार्वजनिक की गई हैं वो। अब ये नहीं कि आप पूछे कि भारत सरकार ने कहाँ पे कौन सी मिसाइल लगा रखी है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। यानी पब्लिक इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, यानी पब्लिक का जिसमें इंटरेस्ट हो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से आप RTI लगा के पूछ सकते हैं। यानी विभाग से, किसी विभाग से, या तो आप PMO से पूछिए, CMO ऑफिस से पूछ सकते हैं। ठीक है, या किसी लेखपाल के खिलाफ आप RTI लगा सकते हैं, किसी के खिलाफ भी आप RTI लगा के आप सार्वजनिक मामलों पे आप गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसे एक बार फिर दोबारा अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, जितने भी आपके 5 रीट हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि आपके एग्जाम में इससे मदद मिलेगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें